बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे मानव प्रजातियां या ह्यूमन रेसेस पर। देखिए, संसार में विभिन्न भागों में विभिन्न तरीके के लोग निवास करते हैं। उनकी जैविक विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं और उन जैविक विशेषताओं के अनुसार ही मानव समूहों को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। किसी एक प्रजाति विशेष के लोगों के आनुवंशिक गुणों में अधिकतर एक रूपता पाई जाती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में या पर्टिकुलर रीजन में जो भी लोग रहेंगे उसमें जेनेटिक या जैविक विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न भागों में विभिन्न भौगोलिक स्थितियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र रहते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी। उनकी शारीरिक बनावट अलग रहेगी, प्रजनन क्षमता अलग रहेगी, ब्लड ग्रुप का रिलेशनशिप अलग रहेगा। तो इन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं और सेम रीजन में पाई जाने वाली प्रजातियों की शारीरिक संरचना समान होती है। अब बात आती है कि प्रजाति का अर्थ क्या होता है। हमने प्रजातियों का ग्रिफिथ टेलर का एक भेजा नोट्स कि प्रजातियों का वर्गीकरण, लेकिन सबसे पहला इश्यू होता है कि प्रजाति होती क्या है। देखिएगा, प्रजाति की स्पेलिंग क्या है, RAC, रेस, जो कि इंग्लिश का रूपांतरण है। इस रेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ई फोक्स ने अपनी पुस्तक बुक्स ऑफ मार्टायर्स 1570 ईस्वी में। इन्होंने उन लोगों को एक प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान था। इन्होंने केवल क्या किया, ई फोक्स ने ब्लड रिलेशनशिप को माना, लेकिन कुछ भूगोलवेताओं तथा मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों को समान गुण, धर्म, भाषा आदि के आधार पर विभाजित किया। अर्थात ई फोक्स तो केवल ब्लड रिलेशनशिप को मानते हैं, जबकि अनेक विद्वान क्या कहते हैं कि इनमें कई गुण, धर्म, भाषा, मतलब डिफरेंट टाइप के आधार पर इन्हें अलग अलग तरीके से बांटा। वास्तविकता में रेस या प्रजाति की उत्पत्ति इतालवी भाषा के राजा शब्द से हुई है। राजा या इंग्लिश में कुछ भी बोल दो, लेकिन इसकी स्पेलिंग है RAZZ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रीड, नस्ल या परिवार या वंश। इससे क्या मतलब निकला कि प्रजाति एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जैविक विचारधारा है, जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि रेस या प्रजाति में मेन चीज आती है शारीरिक लक्षणों में समानता। बाकी चीज़ें आएंगी, ब्लड रिलेशनशिप भी आएगा, हेड का स्ट्रक्चर भी आएगा, नाक का संरचना भी आएगी, ठोड़ी की संरचना भी आएगी, लिप्स की संरचना आएगी, लेकिन ये सब चीज़ें हैं क्या, शारीरिक लक्षणों की समानता या उनके विभिन्न प्रकार। और जब किसी चीज़ की, मैंने पहले भी बताया था कि अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय देते हैं। जैसे कि हमने दिया कि रेस इतालियन भाषा का वर्ड है, तो और उसके बाद इसकी जब परिभाषा देते हैं तो किसी विद्वान को कोट करके ज़रूर परिभाषा दीजिएगा। एक नॉर्मल परिभाषा होगी, उसके बाद किसी विद्वान को कोट करके दिया, एक या दो विद्वान या ज़्यादा, और उसके बाद उसका समरी रूप में देना ज़रूरी होता है। एक विद्वान थे क्रोबर साहब, वो क्या कहते हैं कि प्रजाति या रेस एक जैविक अवधारणा है। हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्या है, क्या बताया क्रोबर ने, जैविक अवधारणा है। ये आनुवंशिक समूह है जो नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपाधि द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। इन्होंने इसको सोशल नहीं माना, इन्होंने माना जेनेटिक ग्रुप की तरह माना, मतलब एक आनुवंशिक समूह है। अगली परिभाषा है, देखिएगा, हॉबल की।
होबल साहब क्या कहते हैं कि प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। देखिएगा यहाँ एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर भी बोला है शारीरिक लक्षणों में समानता। क्रोबर ने दिया तो वही जेनेटिक समूह आ गया, होबल ने दिया तो वहाँ भी एक शारीरिक लक्षणों का समावेश हो चुका है। लेकिन इसको हम जब किसी पर्टिकुलर विद्वान के अनुसार कोट करते हैं परिभाषा को, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं और उनके वर्ड्स चेंज होना मुश्किल है, एज इट इज आता है। इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमास का पर्टिकुलर विद्वान ने ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है। इसके बाद हेडन की है। हेडन क्या बोलते हैं, देखिए प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। ये एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। देखिएगा यहाँ भी वो आ गया कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वर्ग बताया ये, ठीक है, जिसमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, समरूपता। किस चीज़ की, जैविक नस्ल की। क्या माना इन्होंने भी, बायोलॉजिकल। तो अभी तक की जितनी परिभाषाएं हैं उसमें क्या क्या दिया है कि एक शारीरिक समानता पाई जाती है, और कौन सा चीज़ है ये, बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक से इनको, कंसेप्ट से इनको रिलेट किया है। प्रोफेसर ब्लास जो कि एक संभववादी विचारक थे फ्रांस के, बहुत फेमस पॉसिबिलिटी के, उन्होंने क्या कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो की वो बात आ गई है इसमें भी, शरीर की आकृति या शारीरिक लक्षणों का। अगर ये वर्ड आपको ध्यान रह गया तो आधा सा कंसेप्ट तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि शारीरिक लक्षणों में समानता कैसे है, उसी के आधार पर कैसे इसको डिवाइड करते हैं। आगे चलोगे इसमें चैप्टर में तो हम बताएंगे आपको कि इनकी सिर की संरचना कैसी होती है और नाक की संरचना कैसी होती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, और इनकी लंबाई, बालों की संरचना, इन सब को सम्मिलित करके इनकी शारीरिक लक्षणों की समानता के आधार पर ही प्रजाति की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। और मैंने आपको जो नोट्स भेजा था ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण का भेजा था, तो देखिए ग्रिफिथ टेलर साहब क्या कहते हैं, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि संस्कृति को। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रेस इतालवी भाषा के राजा शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है, ब्रीड या नस्ल। और इन्होंने क्या कहा, ग्रिफिथ टेलर ने भी, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि संस्कृति को। ये कल्चर पे मत जाना, इसमें इन्होंने भी किस में लिया, नस्ल का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक। अब ये देखो, क्रोबर, होबल, हेडन, ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, इनके अकॉर्डिंग हमने विद्वानों की परिभाषा दी जो जनरली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। लेकिन एक भारतीय विद्वान या समाजशास्त्री भी थे मजूमदार, डॉक्टर मजूमदार, उन्होंने क्या कहा कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, एक प्रजाति है। देखिएगा यहाँ भी वही आ गया है, समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर। तो इस परिभाषा का सारांश क्या है कि समान शारीरिक संरचना रखने वाले लक्षणों को रखने वाले व्यक्तियों के समूह को प्रजाति कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखिएगा कि आगे की लाइन में पढ़ रहा हूँ और एक एक लाइन को आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। वर्तमान में शारीरिक मानव शास्त्र के अर्थ अंतर्गत प्रजातियों को रूढ़िगत समाजशास्त्रीय अर्थ में नहीं देखा जाता, जो कि पहले, बहुत पहले की बात थी। आजकल साइंस का डेवलपमेंट हो गया, जिससे जेनेटिक का भी काफ़ी अध्ययन हुआ है और इसकी विशेषताओं को आगे काफ़ी बढ़ाया गया है। नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके अंतर्गत इसे जैविक आधार पर परिभाषित किया जाता है। वही चीज़ आ गई है, बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल को और अगर आगे डिस्क्राइब करें तो शारीरिक संरचना। जैविक दृष्टि से आज शारीरिक मानव शास्त्रीय मानव समूह के अंतर्गत विभिन्नता तथा अलग अलग समूहों के आपसी विभिन्नता में भी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय अर्थ में समूह के बीच के विभिन्नता पर ही प्रकाश डाला जाता है। प्रजाति की जैविक तथा समाजशास्त्रीय अवधारणा आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे के अनुरूप हो, जैसा गैवरील, लस्कर या केपलेन ने पेरू में किया। ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने पेरू में रिसर्च किया था
मानव प्रजातियों पर कि इनकी समानता या विभिन्नता कैसे कैसे होती है। पेरू में विभिन्न वर्गों को दर्शाने के लिए प्रजातीय नाम का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर 3 मुख्य वर्ग थे, श्वेत, मेस्टिजो तथा इंडियन। ये आपने कभी साइंस में पढ़ा हो तो मेस्टिजो और श्वेत, इंडियन कैसे कैसे डबल क्रॉस से बनते हैं, जिसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर वहाँ पर किसी व्यक्ति के सामाजिक वर्गीकरण तथा जैविक पूर्वज के बीच काफ़ी कम अनुरूपता थी। जिस शहर में उन्होंने अध्ययन किया वहाँ यूरोपियन प्रकार के लक्षण जैसे बेबी हेयर मतलब उर्मिल केस ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी कभार देखने को मिले जो अपने को श्वेत मानते थे, जबकि श्वेत वालों में ये उर्मिल केस नहीं होना चाहिए था। आगे की क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा कि श्वेत के कैसे वो हेयर स्टाइल होती है और मतलब कैसे बाल होते हैं, और ब्लैक लोगों के कैसे होते हैं, अफ्रीकन के कैसे होते हैं, यूरोपियन के कैसे होते हैं, चाइनीज़ के कैसे होते हैं। और फिर क्या आगे देखिएगा, दूसरी ओर स्टैनली कार ने जैविक प्रजाति की परिभाषा के कुछ अर्थगत समस्या को कम करने के लिए 3 विशिष्ट अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। वो 3 विशिष्ट अवधारणाएं कौन कौन सी थी? भौगोलिक प्रजाति, स्थानीय प्रजाति, सूक्ष्म प्रजाति। जियोग्राफिक, लोकल और माइक्रो। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भौगोलिक प्रजाति, स्थानीय प्रजाति, सूक्ष्म प्रजाति किसने या कौन से विद्वान ने डिवाइड किया है? तो इसका आंसर होगा स्टैनली गार्न। और कभी कभी ये परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये परिभाषा दे दी कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि संस्कृति को। किसने कहा? तो ये कहा था ग्रिफिथ टेलर साहब ने। तो इसका मैं आपको एक इमेज भी सेंड कर दूंगा। और इतना सा जान लीजिए इस क्लास में कि रेस क्या होती है या प्रजाति क्या होती है। एक बार से संक्षेप में मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वहाँ की जलवायु कंडीशंस, भौगोलिक दशाएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती है तो उनकी जैविक विशेषताएं भी या शारीरिक लक्षणों में समानता होती है। अदर जो भौगोलिक एरिया होता है उसकी तुलना में सेम रीजन में सेम शारीरिक समानताएं होती हैं। और रेस शब्द बना है इतालियन भाषा के राजा शब्द से, जिस RAZZ, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रीड, नस्ल या वंश। और इन सब में हमको किस पे ध्यान देना है? शारीरिक बनावट पर। और इसमें 3-4 डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें क्रोबर या होबल की जरूरी है और ब्लास और ग्रिफिथ टेलर का देना जरूरी है, क्योंकि ब्लास और ग्रिफिथ टेलर तो अपने मानव भूगोल में आगे और काफ़ी डिटेल से आएंगे। इसके बाद इनका वो दे दीजिएगा कि 3 विशिष्ट अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था स्टैनली गार्न ने, और वह है भौगोलिक, स्थानीय और सूक्ष्म। इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, भौगोलिक में एक महाद्वीपीय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, स्थानीय में इसमें ब्रीडिंग पॉपुलेशन के संबंध में होता है, मतलब पर्टिकुलर एरिया ले लिया जाता है। और माइक्रो रेस मतलब ये क्लियर हो गया, माइक्रो मतलब इसमें थोड़ा और पर्टिकुलर रीजन ले लिया जाता है, जैसे महाद्वीप हो गया, उसके बाद कंट्री हो गया, और कंट्री का किसी विशेष पार्ट को अपन ने ले लिया। और आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे इसमें कि इनका ये विभिन्न प्रकार से वितरण क्यों है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, और उसके बाद में प्रत्येक विद्वान के अनुसार प्रजातियों का वर्णन। धन्यवाद।